हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डील करने वाला हूँ। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ टेबल दिया है। उस टेबल से आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, तो उसको आप तैयार करके जरूर जाइएगा। तो देखिए, इसमें जो पहला टेबल है वो ओपैम्प से रिलेटेड है। ठीक है, ओपैम्प से। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, मोस्टली आपसे इसमें पूछते हैं कि सीएमआर का आइडियल वैल्यू क्या होता है या प्रैक्टिकल वैल्यू। मोस्टली आइडियल वैल्यू पूछते हैं। फिर स्लीव रेट की आइडियल वैल्यू कितनी होती है, इनपुट रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू क्या होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस की आउटपुट वैल्यू आइडियल वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज गेन कितना होता है, बैंडविड्थ कितनी होती है। तो ये मोस्टली जो शुरू के 6 पैरामीटर्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार जरूर देख के जाइए। इसके बाद से जो हमारे रेक्टिफायर सर्किट्स हैं उसमें जैसे कि पीआईवी कितनी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, पीआईवी जो मिड पॉइंट के लिए होता है, ये फुल वेव मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट रेक्टिफायर। ठीक है, तो मिड पॉइंट में 2 वीएम होता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू Im/2 होती है और फुल वेव में दोनों में Im/√2 होती है। और डीसी वैल्यू आप दोनों की इतनी होती है। डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, डीसी आउटपुट और डीसी करंट तो सेम होगी। ठीक है, अब रिपल फैक्टर की वैल्यू डायरेक्टली पूछ देता है, रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी डायरेक्टली पूछता है आपके एग्जाम में। और ट्रांसफार्मर, ये क्या TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में तो ये पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा ये कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई किसका होता है, लोएस्ट किसका होता है। तो देखिए, हाईएस्ट किसका है, कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज्यादा हाई होता है और सबसे लोएस्ट किसका होता है, कॉमन बेस का। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई किसका होता है, तो सबसे हाई जो होता है आपका कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और लोवेस्ट कितना होता है, किसका होता है, कॉमन कलेक्टर का। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि जो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर हैं, अगर इम्पीडेंस के मामले देखें तो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब अगर हम इनपुट वाला याद रखें तो आउटपुट वाला ऑटोमेटिक हम दे सकते हैं कि अगर इनपुट में ये देखिए वेरी लो है तो आउटपुट इसका वेरी हाई है कॉमन बेस का, जबकि ये वेरी हाई है तो ये वेरी लो है कॉमन कलेक्टर में। वैसे ही अब करंट गेन की बात करें तो करंट गेन देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, हाईएस्ट। तो ये आपके महा ट्रांसफॉर्म ये वाला आ चुका है कि करंट गेन हाईएस्ट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा करंट गेन आपका कॉमन कलेक्टर का होता है और लीस्ट सबसे किस में होता है, अ, आपका कॉमन बेस में सबसे कम होता है। वोल्टेज गेन, वो वोल्टेज गेन हाई किस में होता है, हाई होता है आपका कॉमन एमीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज गेन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, लीकेज करंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्लीकेशन इनका जरूर देख के जाइए, अप्लीकेशन पूछते हैं। और ये फेज शिफ्ट पूछते हैं, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में मिलता है। तो इतना आप जरूर देख के, ये कंपैरिजन टेबल जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कंपैरिजन इन क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर में कंपैरिजन पूछता है। तो मोस्टली क्लासेस 4 तरह की हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो मोस्टली ये फेज शिफ्ट भी पूछता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल और पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का मतलब कि अगर ये आईसी और वीसीई के बीच का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो अगर ये मिडिल में, ये क्यू पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये मिडिल में जो आप अगर सेंटर में पोजीशन है क्यूसेंट, तो वो क्लास ए कहलाएगा। फिर ऑन एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ पे अगर क्यूसेंट पॉइंट है तो वो क्लास बी आता है, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। और बिलो एक्स एक्सिस का मतलब क्या गया, आप इधर आ गए बिलो एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्लास सी आता है। और एबव एक्स एक्सिस है, मतलब आप कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे है बिटवीन सेंटर एंड एक्स एक्सिस, तो वो आपका ए बी एम्पलीफायर आता है। तो ए और बी के बीच में ए बी एम्पलीफायर का क्वोशेंट पॉइंट आता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर ये इफिशियंसी आपसे पूछता है, तो ये इफिशियंसी देखिए जनरेशन बाई जनरेशन क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ी होगी। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इफिशियंसी किसकी है, सी की है, और सबसे कम किसकी है, ए की है। डिस्टॉर्शन किसमें अपसेंट होता है, किसमें नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन टेबल आप तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन
करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ ए डायोड इज़ 3 माइक्रोसेकंड। तो रिवर्स रिकवरी टाइम TRR बराबर 3 माइक्रोसेकंड दिया है। रेट ऑफ फॉल्ट di/dt की वैल्यू दी है 30 एम्पियर माइक्रोसेकंड, ठीक है? द स्टोरेज टाइम ऑफ द डायोड। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये पावर डायोड में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सपोज कि जो आपका पावर डायोड था, इनिशियली फॉरवर्ड बायस में था, ये करंट है डायोड की और ये टाइम है, ठीक है? हमने क्या किया कि जब हमने डायोड को ऑफ करना चालू किया, तो इस पॉइंट पे करंट 0 हो गई। बट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण लीकेज करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना चालू हुई। तो यहाँ से जो जहाँ तक इसका पीक आता है, उसको करंट को बोलते हैं IRM। और इसके बाद से यहाँ तक का जो टाइम होता है, ये टाइम T1 कहलाता है। T1 वो टाइम होता है जो कि जो डिप्लेशन लेयर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो स्वेप्ट आउट हो जाते हैं, और उसके बाद से ये करंट क्या होने लगती है, फिर फर्दर डिक्रीज होने चालू होती है, ठीक है? ये डिक्रीज होने चली जाती है और ये 25% ऑफ IRM तक जब पहुँचती है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम T2। उस टाइम को बोलते हैं T2। और T2 वो टाइम होता है कि वो ये वो लीक पार्ट ऑफ लीकेज करंट होती है जो कि डिप्लेशन लेयर के अलावा अदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अदर वाले पी और एन टाइप के लेयर में, वो उस टाइम पीरियड में क्या होती हैं, उनकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्वेप्ट आउट हो जाती हैं। तो ये जो टाइम T1 प्लस T2 होता है, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? TRR रिवर्स रिकवरी टाइम दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये जो टाइम होता है जहाँ पे एनोड करंट 0 हो जाए, टू द टाइम T2 इज नोन एज ए रिवर्स रिकवरी टाइम। और इन जनरल जो T1 होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू T2। तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा जो T1 होता है उसको नियरली TRR के इक्वलेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि चार्ज स्टोर्ड कितना हुआ, Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए इसका अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन बोले तो इसको हम एक ट्रायंगुलर वेव मान लेते हैं, ऐसे, ऐसे। तो ये एक ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि जो करंट होती है, देखिए मैं डायरेक्टली फार्मूला भी लिख सकता हूँ, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भूल गए तो हम उसको कैसे वहाँ पे निकाल सकते हैं। I बराबर dq/dt। तो dq बराबर क्या हो जाता है? I इंटू डी टी। अगर बोथ साइड इंटीग्रेट करें तो ये क्या है? स्टोरेज है, चार्ज स्टोरेज। तो I इंटू डी टी। तो I इंटू डी टी और उसका इंटीग्रेशन हो तो ये क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व किसके? तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो एरिया है, यही तो चार्ज स्टोरेज हो गया। तो हम Q की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। Q की वैल्यू को हम यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं? ये देखिए एक ट्रायंगल हो गया, तो इसका होता है 1/2 बेस। बेस क्या है? T1 प्लस T2 इंटू हाइट। हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? IRM। IRM। IRM हो गया। और हमने यहाँ से देखिए T1 ग्रेटर देन T2 है, तो T2 को निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा, और T1 किसके बराबर हो जाएगा? TRR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 TRR इंटू IRM। बट क्वेश्चन में देखिए तो di/dt दिया है, ठीक है? क्वेश्चन में di/dt दिया है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो हाइट है, ये क्या है? डेल्टा I है, ठीक है? और ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, ये डेल्टा टी है, ठीक है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा I बाई डेल्टा टी। मतलब अगर यहाँ से कोई एंगल ले तो ये क्या होगा? डेल्टा डेल्टा I बाई डेल्टा टी होगा। और ये किसके बराबर होगा? डेल्टा I बाई डेल्टा टी इक्वल टू IRM। IRM डेल्टा I बाई डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा? IRM बाई T1। और T1 को मैंने कंसिडर किया है यहाँ से कि वो TRR के बराबर है। तो इस डेल्टा I बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से di बाई dt बराबर क्या आ गया? IRM डिवाइड बाई TRR। अब क्वेश्चन में देखिए तो आपको TRR दिया और di बाई dt।
इसका मतलब यहाँ से हमको आई आर एम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आई आर एम बराबर क्या हो जाएगा, टी आर आर इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो ये आई आर एम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 1/2 टी आर आर इंटू, अब यहाँ से आई आर एम की जगह पे ये क्या हो जाएगा, टी आर आर डी आई बाई डी टी। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 टी आर आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। या तो आप फार्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिए, या फिर अगर भूल गए तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इतना टाइम रहता नहीं है। बट दोनों आने चाहिए आपको, अगर याद है तो और अच्छी बात है। ये हो जाएगा 1/2, रिवर्स रिकवरी टाइम आपका कितना है, 3 माइक्रो सेकेंड, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी 30 एम्पियर माइक्रो सेकेंड। तो ये एम्पियर हो गया, डिवाइड बाई माइक्रो सेकेंड को हम एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 10⁻12 इंटू 30 डिवाइड बाई 10⁻6, और ये कितना हो गया अभी, अ, ये कूलम में हो गया क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से 10⁻6 से ये 10⁻6 कट जाएगा, और यहाँ से ये 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये 4.5 इंटू 10⁻6 इंटू 3, 10⁻6 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, एक 13 और 0 और एक स्थान पे दशमलव, और इसको हम ये कूलम है, और इसको अगर इसके साथ मिक्स कर दे 10⁻6 इंटू सी कूलम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है चार्ज का, 135 माइक्रो कूलम इसका आंसर होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिगर शोज as a composite switching characteristics of power transistor BJT ट्रांजिस्टर एंड इन सीरीज विद डायोड। तो ये एक पावर ट्रांजिस्टर है और ये एक डायोड है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी करेक्ट होगी। तो देखिए एज पर गिवन क्वेश्चन, एज पर गिवन क्वेश्चन ये आपकी BJT है, पावर BJT, ठीक है। और इसके सीरीज में एक डायोड लगा है, इसके सीरीज में डायोड लगा है। तो ये इसका कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये इसका बेस है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज V लगाया है और ये करंट I लगाया है, ठीक है। और इसमें बेस करंट IB है, और इसके क्रॉस वोल्टेज ये VD है, और ये VCE है, ठीक है। हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी प्लॉट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले केस में, देखिए बीजेटी ऑन कब होगा, जब IB इज ग्रेटर देन 0 देन बीजेटी विल बी ऑन। बीजेटी ऑन होगा अगर IB 0 है या लेस देन 0, तो बीजेटी क्या होगा, ऑफ होगा, ये ध्यान रखिए। तो देखिए जब IB, पहला केस में अगर IB इज ग्रेटर देन 0 एंड V इज सच दैट इज ग्रेटर देन VCE प्लस VD, देन बोथ BJT एंड डायोड विल ऑन। तो जब दोनों ऑन होंगे तो एक तरह शॉर्ट सर्किट, मतलब ये क्या हो गया, ऑन हो गए। तो यहाँ से देखिए, तो इस पे आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा, और टोटल करंट क्या होगी, इससे पास होगी मैक्सिमम करंट। तो इसका मतलब इस केस में केवल वोल्टेज हमारा यहाँ पे 0 मिला और करंट हमारी आपकी मैक्सिमम मिली। तो यहाँ पे मैं उसको बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी करंट आपको मिलेगी ऐसे, ठीक है। अभी देखिए, तो इस केस में आपका बीजेटी और डायोड दोनों कंडक्ट करेंगे, दोनों ऑन रहेंगे, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं ये कहूँ कि अगर IB इज लेस देन 0, IB इज लेस देन 0 बट V इज सफिशिएंट टू टर्न ऑन द डायोड, ठीक है, टू टर्न, बट V इतना सफिशिएंट है कि ये डायोड ऑन हो जाए, ठीक है। बट IB इज लेस देन 0 का मतलब ये बीजेटी क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई। तो ये डायोड तो ऑन होने की कंडीशन में है, बट ये बीजेटी ऑफ होने के कारण ये डायोड क्या होगा, ऑन नहीं हो पाएगा।
तो इसका मतलब बीजेटी क्या कर रही है, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है, वी ग्रेटर देन जीरो वाले वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सी वोल्टेज ब्लॉक कर रही है, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक कर रही है। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक ऐसी आएगी। तो यहाँ पे बीजेटी क्या करिए, बीजेटी ब्लॉक फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेंगे। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि IB इज ग्रेटर देन जीरो और मैंने पोलैरिटी अब यहाँ पे माइनस रख दी और ये प्लस रख दी, तो IB इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये तो ऑन है, ये तो ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बट ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो इसका मतलब V की पोलैरिटी को अगर हम उल्टा कर दिए तो ये माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब डायोड क्या कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब डायोड जो है आपका रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। और देखिए जब डायोड ऑफ होगा तो करंट इसमें क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, यहाँ से कोई भी रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस डायरेक्शन में कोई भी रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये क्या कर रहा है, डायोड ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। तो देख लीजिए कौन सी करेक्टरिस्टिक आपकी मैच हो रही है। तो इसका ऑप्शन देखिए डी मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए साइन वेव है जो पीक वैल्यू ऑफ Vm की वैल्यू 12 वोल्ट दी है, साइन है, तो इसकी वैल्यू 12 वोल्ट पीक वैल्यू दी है। क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है, हमसे क्रिस्ट फैक्टर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो क्रिस्ट फैक्टर फैक्टर होता है वो होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, फिर पीक वैल्यू इसकी कितनी है, Vm, और सपोज ये Vm है मान लीजिए, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, Vm बाई रूट टू होती है साइन वेव की। तो ये Vm से Vm कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, रूट टू आएगा। ये Vm की वैल्यू 12 दी है, ठीक है। तो इसलिए क्रिस्ट फैक्टर कितना आएगा, रूट टू आएगा। रूट टू की वैल्यू कितनी थी, 1.414 होती है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ से सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए हाफ controlled bridge rectifier to fully controlled bridge rectifier for the same AC input supply is इतना, देन फायरिंग एंगल कितना होगा। तो देखिए हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट एवरेज आउटपुट होता है, देखिए डीसी आउटपुट लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज आउटपुट लिखूंगा, वो होता है Vm बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। और फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज आउटपुट होता है वो होता है 2 Vm बाई पाई कॉस अल्फा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो रेशियो है, ये जो इनका अगर रेशियो ले ले ऐसे, इसका रेशियो जो है वो इक्वल है रूट टू प्लस वन बाई टू के, ठीक है। तो उस समय फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो ये देखिए Vm बाई पाई से Vm बाई पाई कट गया, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फा इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस टू कॉस अल्फा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2 रूट टू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। तो यहाँ से आपका 2 कॉस अल्फा से 2 कॉस अल्फा कट गया, तो आपका बचेगा क्या, 2 इक्वल टू 2 रूट टू कॉस अल्फा। तो ये देखिए फिर अगेन आपका 2 से 2 कट गया, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना था, 1/√2। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, दैट मीन्स कितनी, 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि मैच द लिस्ट, कौन सा इसमें मैच होगा वो हमको बताना है। तो देखिए डीबी बाई डीबी प्रोटेक्शन किस लिए यूज किया जाता है, स्नोवर सर्किट में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी थायरिस्टर होता है उसके पैरेलल में एक आरसी सर्किट लगा देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन जो होता है वो डीबी बाई डीबी प्रोटेक्शन होता है। और जो डीआई बाई डीटी प्रोटेक्शन होता है वो इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर लगाते हैं डीआई बाई डीटी को लिमिट करने के लिए। तो इसलिए ये बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो देखिए ए का आपका हो गया 3 और बी का हो गया 1। आई स्क्वायर टी लिमिट, थर्मल लिमिट को करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, थर्मल के लिए फ्यूज लगाते हैं। तो सी का आपका 4 हो गया और फिर बचा डी, तो डी का आपका क्या हो जाएगा 2। तो डी का 2 का मतलब टेम्परेचर लिमिट करने के लिए हीट सिंक लगाते हैं। तो 3142, 3142। देखिए बी ऑप्शन मैच हो रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एन इज कंसिडर्ड एज ए सेमी कंट्रोल डिवाइस बिकॉज इट कैन बी टर्न ऑफ बट नॉट टर्न ऑन द गेट पल्स, इट कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग वेव। ये तो एकदम नहीं होगा। देखिए थारिस्टर एक डीसी स्विच है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। थारिस्टर एक डीसी स्विच है। पूछता है कि थारिस्टर एसी है कि डीसी है। इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद ए गेट पल्स। पर कह रहा है इट कैन बी टर्न ऑन ओनली ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो थारिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स होती है, आप देखे होंगे कि जो थारिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें ऐसा होता है कि जब केवल ये थारिस्टर है, ठीक है, ये अगर आपका थारिस्टर है तो ये एनोड है, ये कैथोड है। तो जब वी ए के हम ग्रेटर देन 0 अप्लाई करते हैं तो थारिस्टर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। थारिस्टर हमारा क्या होता है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में होता है। और इस पे क्या होती है, एक गेट होती है। तो अभी गेट हमने कोई भी पल्स अप्लाई नहीं की है। जैसे ही हमने गेट गेट पल्स अप्लाई की, जैसे ही गेट पल्स अप्लाई की तो ये थारिस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। बट ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी जो लैचिंग करंट विच इज एनोड करंट शुड बी इक्वल टू होल्डिंग करंट। तो ये अगर जैसे ही हमने गेट पल्स लगाई तो जो एनोड करंट है या इसको बोले तो लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा हो जाती है, तो ये थारिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। थारिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो ये कंडक्शन होता है। बट हमने गेट जैसे ही लगाई और एक बार थारिस्टर ऑन हो गया तो अब हम गेट पल्स को कुछ भी करें थारिस्टर ऑफ होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम गेट से क्या कर सकते हैं कि एक बार थारिस्टर को ऑन किया उसके बाद ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही काम हुआ ऑन करने का, तो इसलिए थारिस्टर को हम बोलते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस। इसलिए हम थारिस्टर को क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल डिवाइस। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद द गेट पल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ इफ एन रेक्टिफायर विद रिपल वोल्टेज इज 150 वोल्ट एंड द डीसी वैल्यू इज 15 वोल्ट देन रिपल फैक्टर। देखिए कोई भी रेक्टिफायर होता है तो अगर आउटपुट सपोज इस तरह से आया है तो ये आउटपुट दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक डीसी और एसी। तो जो इसका हम रेक्टिफायर के आउटपुट में तो प्योर डीसी चाहते हैं ना, प्योर डीसी चाहते हैं। बट जो एसी वाला पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज। ये क्या होता है, रिपल वोल्टेज। तो कितना परसेंट एसी है विद रिस्पेक्ट टू डीसी, एसी आरएमएस विद रिस्पेक्ट टू डीसी, यही होता है आपका रिपल फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए उसका रिपल वोल्टेज जो एसी साइड में दिख रहा है वो कितना है, 150 है। मतलब 150 मिली वोल्ट 10⁻³ और एवरेज वोल्टेज 15 दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻², दैट इज 0.01 आएगा इसकी वैल्यू 0.01। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें हमको मैच करना है कि ट्रैक का कौन सा ऑप्शन होगा, रिवर्स कंडक्टिंग थारिस्टर का ऑप्शन कौन होगा और डैक्स का ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है। तो देखिए ट्रैक क्या होती है, ट्रैक जो होती है थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। ट्रैक जो होती है थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। देखिए कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो ट्रैक का कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये MT2, ये MT1 और यहाँ पे एक गेट होता है। ठीक है। तो ये थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं कि देखिए ये अगर इसका इक्विवेलेंट हम बनाए ना तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि दो एंटी पैरेलल डायोड है बट विद गेट पल्स, विद गेट पल्स। ठीक है, विद गेट पल्स। ठीक है। तो ये
करंट इस डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा, और जब ये थायरिस्टर मतलब ये वाला ऑन होगा और ये वाला कंडक्ट ये जो डिवाइस है ये रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा जब ये वाला ऑन होगा, तो बाय डायरेक्शनल फॉर द करंट। बट ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है, तो ट्रैक जो है थ्री टर्मिनल, देखिए टू थायरिस्टर, अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है कि टू थायरिस्टर इन एंटी पैरेलल, टू थायरिस्टर इन एंटी पैरेलल, तो देख लीजिए ये किसके इक्विवेलेंट है, टू थायरिस्टर इन एंटी पैरेलल, तो ए का तो वन हो जाएगा, ए का ऑप्शन वन हो जाएगा। अब रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, मतलब अब हम जानते हैं कि जो थायरिस्टर होता है ये केवल फॉरवर्ड, रिवर्स डायरेक्शन में तो कंडक्ट ही नहीं करता, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने बनाई थी कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि केवल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंडक्ट करता है। बट अगर हम इसके पैरेलल में एक डायोड कंडक्ट कर दें और इस पे एक वोल्टेज वी एसी वोल्टेज अप्लाई, सपोज ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में तो ये वाला ऑन करेगा, लेकिन जैसे इस पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये डायोड ऑन हो जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट देगा, ठीक है। तो इसलिए ए थायरिस्टर विद ए डायोड इन एंटी पैरेलल, तो बी का ऑप्शन आपका क्या होगा, टू होगा। और डैक डैक में क्या होता है कि ये ट्रैक वाला सेम स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे कोई भी गेट नहीं होता है। कोई भी गेट ना होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी गेट नहीं होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई गेट, तो ये क्या हो गया, बेसिक एक तरह का डायोड का स्ट्रक्चर हो गया ना, कि दो डायोड एंटी पैरेलल में हो गए, दो डायोड एंटी पैरेलल में हो गए, तो यो वो क्या होता है, डैक हो जाता है। तो इसलिए सी का ऑप्शन थ्री होगा, तो ए का वन हो गया, बी का टू और सी का थ्री। और देखिए एक क्वेश्चन तो देख लीजिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन तो ए होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि जो डैक होता है वो ट्रैक के फायरिंग सर्किट में यूज किया जाता है, जब ट्रैक को एज ए फायरिंग पल्स देने के लिए डैक यूज किया जाता है, तो ये भी आता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, और डैक को हम फायरिंग सर्किट में भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, डैक की, एसबीसी की, ट्रैक की, या डैक की या एसबीसी, डैक या एससीआर, ठीक है। तो देखिए डैक कैसा होता है, डैक डैक आपका दो एंटी पैरेलल डायोड होते हैं। और अगर एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक डायोड ऐसे ही होता है, तो जब ये वाला कंडक्ट करेगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होगी, रिवर्स वाला कंडक्ट करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी आएगी, नीचे आएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो जाएगी, आपकी डैक की, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नौ नाइन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये इन्वर्टर का क्वेश्चन है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। तो कहता है कि कैलकुलेट द पावर ड्रॉन बाय द फ्रॉम द सप्लाई फॉर ए सिंगल फेज कन्वर्टर। सिंगल फेज कन्वर्टर करने वाला ये सिंगल फेज फुल वेव वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। गिवन दैट लोड करंट आई नॉट बराबर 200 साइन ओमेगा टी मिली एम्पियर, यूनिट का बहुत ध्यान देना है। आई नॉट की वैल्यू दी है आपकी 200 माइनस ऑफ 45 डिग्री इन मिली एम्पियर। डीसी वोल्टेज सप्लाई, तो वीडीसी आप सप्लाई, सप्लाई साइड का डीसी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है, आउटपुट का वेवफॉर्म जो आता है वो इस तरीके से एक स्क्वायर वेव पल्स ऐसे आता है। तो इसका जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो ऐसे बनेगा। तो इसका जो हार्मोनिक कंपोनेंट होता है एन, वी ओ एन बराबर वो होता है समेशन ओवर एन बराबर 135 ओवर टू इंफिनिटी 4 DC अपान एन पाई साइन एन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो करंट है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब जो पावर डिलीवर होगा वो कौन सा पावर होगा, फंडामेंटल पावर होगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होगा पावर को सप्लाई करने में। तो हम क्या लिखेंगे, V01 फंडामेंटल वोल्टेज इंटू I0। और देखिए ये अगर इसका हम फंडामेंटल, और ये सारी आरएमएस में होती है, इंटू कॉस एंगल बिटवीन V01 इंटू I0, ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल पावर। अब यहाँ से हम फंडामेंटल वोल्टेज निकाले तो ये होगा 4 VDC बाई 1 इंटू पाई। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 DC बाई पाई बाई √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2√2 बाई पाई
इंटू VDC। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे V01 की, तो यहाँ से आ जाएगा 2√2/पाई इंटू VDC। VDC की वैल्यू कितनी है 220। 220 इंटू IRMS, मतलब 200, ये पीक वैल्यू है 200, तो RMS कितनी होगी 200/√2। ये कितना हो गया 200/√2। और देखिए ये साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस 45 है, तो एंगल इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा 45। तो ये कितना हो गया cos 45। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए √2 याद रखिए, √2 पाई की वैल्यू होती है 0.45। तो ये हो गया 2 × 0.45 और इंटू 220। 220 और देखिए ये कितना हो जाएगा cos 45 1/√2 होगा, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 200/2 हो गया। तो इस ये 2 इंटू 0.45 कितना हो गया 0.9 इंटू 220 इंटू ये 100 हो गया। ठीक है, 220 इंटू 100 हो गया। और करंट आपकी मिली एम्पियर में थी, यहाँ पे करंट जो है ये मिली एम्पियर में थी, तो इंटू 10⁻³ भी करना होगा, यहाँ पे 10⁻³ भी कर लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए कितनी आ रही है वैल्यू। तो देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो ये पूरा कट गया, आपका 22 इंटू 0.9 बचा, 22 इंटू 0.9। तो इसको देख लीजिए 9 दूना 18, एक बचा, 9 दूना 18, एक 19। तो 19.8 वैट आएगा इसका आंसर, 19.8। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये भी इन्वर्टर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिंगल फेज इन्वर्टर यूजिंग सिंगल pulse modulation for the control of output voltage harmonics of the order of n can be eliminated by making the pulse width modulation। देखिए PWM टेक्निक्स में क्या होता है, PWM टेक्निक्स में सिंगल PWM टेक्निक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आउटपुट वेवफॉर्म अगर देखें, सपोज करिए ये आपका 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो इसमें हम PWM टेक्निक में जो पल्स की विड्थ होती है उसको हम वैरी करते हैं। तो ये जो पल्स की विड्थ होती है ईच साइकिल में, उसको क्या करते हैं वैरी करते हैं। और ईच पल्स की जो विड्थ होती है ये 2D होती है, और इसका मैग्नीट्यूड जो ये Vs के बराबर है। तो अगर हम इसका RMS आउटपुट वोल्टेज लिखें तो ये Vs √2D/पाई होता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस रिलेशन से, अगर विड्थ ऑफ पल्स को हम वैरी करें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वैरी होगा, और वो यही हम चाहते हैं। तो इसमें क्या करना, इसकी जो nth हार्मोनिक्स इक्वेशन आती है, इसकी जो nth हार्मोनिक्स इक्वेशन आती है वो होती है VON इक्वल टू समेशन ओवर 135 n इक्वल टू n35 टू इंफिनिटी 4 Vs/n पाई साइन n पाई/2 साइन nd साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक्स, इसका मतलब हमको क्या करना है VON को 0 करना है। तो VON को 0 करने के लिए साइन n पाई/2, तो ये तो 1 ही होगा हमेशा। साइन nd की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन nd की वैल्यू, सॉरी, यहाँ से आपका जो साइन एंड डी की वैल्यू है या तो पाई हो जाए, या तो 2 पाई हो जाए, या तो 3 पाई। अब देखिए मैं 0 नहीं लिया क्योंकि विड्थ ऑफ पल्स कभी भी 0 नहीं होगी। तो साइन एंड डी की वैल्यू 2 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये साइन के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ से एन डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तो उनका कंपैरिजन करके एन डी की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होनी चाहिए। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो पाई/n, या तो 2 पाई/n, या तो 3 पाई/n डॉट डॉट डॉट। तो पल्स भी तो 2D है, तो यहाँ से बोथ साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई/n होनी चाहिए, या तो 4 पाई, यहाँ से देखिए 4 पाई/n या 6 पाई/n ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, बट देखिए ये जो विड्थ होनी चाहिए ना, ये वाली जो विड्थ है ये 180 से कम होनी चाहिए। मतलब
ये जो 2d होना चाहिए पल्स विड्थ शुड बी लेस देन पाई, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा, ये हमेशा इससे तो छोटा ही होगा। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू हम कौन से हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए इन ऑर्डर टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक्स पल्स विड्थ शुड बी 2 पाई बाई n। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई का मतलब 360/3 कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360/3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए कितना आ रहा है 120, और ये कितना आ रहा है 2 इंटू 120 240, जो कि 180 से ज्यादा हो जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल ये वाला होगा, क्योंकि ये 180 से कम है। तो इसको एलिमिनेट, थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, तो ये इसका पल्स विड्थ कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अब इसमें फिफ्थ वाला देखिए, इसमें फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई बाई एन मतलब 360/5 करेंगे, या 2 इंटू 360/5, और लास्ट वाला 6 पाई है, तो इसको हम 3 इंटू 360/5 करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो ये 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री लेस देन 180 डिग्री है, तो ये तो वैलिड आंसर है। तो इसको कट करेंगे तो ये भी 72 इंटू टू, ये 72 इंटू टू कितना होगा 144 डिग्री, और ये 72 इंटू थ्री, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये 180 से ज्यादा हो जा रहा है। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए पल्स विड्थ या तो 72 डिग्री हो जाए या तो 140 डिग्री हो जाए, दोनों केस में हम फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में केवल एक 72 डिग्री दिया है, अगर ऑप्शन में 144 होता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक थ्योरी बनती है कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है उससे हम क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को रिमूव करते हैं, और इस टेक्निक से जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इस एग्जांपल से देखिए, तो जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स था उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको बस एक ऑप्शन मिला, केवल 120 डिग्री पल्स को हम रख सकते हैं। बट जैसा ही फिफ्थ वाला को हमको एलिमिनेट करना था, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो पल्स विड्थ को 72 रख ले या तो 144 रख ले। तो इस पीडब्ल्यूएम टेक्निक से हम हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ए स्टेप अप चोपर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्टेप अप चोपर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर ए लोड वोल्टेज ऑफ। तो पहला तो पॉइंट है ये स्टेप अप चोपर है, ठीक है। तो लोड वोल्टेज का मतलब आउटपुट वोल्टेज जो दिया है 660 वोल्ट दिया है, और सप्लाई वोल्टेज जो दी है VSVDC जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है 220 वोल्ट। इफ द नॉन कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थारिस्टर, नॉन कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थारिस्टर इज 100 माइक्रोसेकेंड। नॉन कंडक्टिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, ऑफ टाइम, टी ऑफ बराबर 100 माइक्रोसेकेंड। द रिक्वायर्ड पल्स विड्थ का मतलब क्या है, देखिए कोई थायरिस्टर है तो एक तो ऑन टाइम होगा, उसका ऑफ टाइम, ऑन टाइम, ऑफ टाइम। तो ये जो पूरा टाइम होता है ये टोटल टी है, और ये आपका टी ऑन है और ये टी ऑफ है। तो रिक्वायर्ड पल्स विड्थ का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये टी ऑन की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये टी ऑन पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो स्टेप अप चेपर होता है उसमें जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो VS अपन 1 माइनस अल्फा होता है। तो ये 660 दी रखी है और ये 220, 1 माइनस अल्फा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/3 आएगा। तो ये अल्फा इक्वल टू 1 - 1/3, तो यहाँ से ड्यूटी साइकिल कितना आ गया 2/3, और ये होता है आपका टी ऑन बाई टी और टी जो होता है टी, यहाँ से देखिए तो टी ऑन को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑन प्लस टी ऑफ लिख सकते हैं। और ऑफ टाइम आपका क्वेश्चन में दिया है 100 माइक्रोसेकेंड है, और आपको ऑन टाइम बताना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 टी ऑन प्लस 2/3 टी ऑफ इक्वल टू टी ऑन। तो यहाँ से 2/3 टी ऑफ की वैल्यू कितनी है 100 इक्वल टू टी ऑन, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूँ,
तो यहाँ से देखिए टी ऑन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 100, और ये 1 - 2/3, यहाँ पे 1/3 आएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 माइक्रो सेकेंड। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 200 माइक्रो सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्टेप डाउन चोपर है connected to a DC supply, supplies a separately excited DC motor and duty cycle is alpha. The ripple factor in the terminal voltage of the motor assuming continuous conduction of the current. तो देखिए जो स्टेप डाउन टोपर होता है उसमें जो वो हमसे रिपल फैक्टर पूछा है, तो जो हम जानते हैं कि जो रिपल फैक्टर होता है, या वोल्टेज रिपल फैक्टर बोले या करंट रिपल फैक्टर बोले, वो होता है फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। तो ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपन वी ओ आर अपन वी एवरेज या VDC इक्वल टू स्क्वायर -1। इसका मतलब हमको उस स्टेप डाउन चोपर की आरएमएस वैल्यू चाहिए और एवरेज वैल्यू चाहिए। तो स्टेप डाउन चोपर में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है √अल्फा वीएस, और जो डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू होती है वो अल्फा वीएस होती है। तो यहाँ से रिपल फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये √अल्फा वीएस बाई अल्फा वीएस का होल स्क्वायर -1 होगा। तो ये वीएस से वीएस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा आएगा, और नीचे में अल्फा स्क्वायर -1 आएगा। तो अल्फा से इसका एक अल्फा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/अल्फा -1। तो ये रूट में कितना आएगा, 1 - अल्फा/अल्फा आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर इज फेड फ्रॉम, तो फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर है फेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी मेंस। तो ये आरएमएस सप्लाई वोल्टेज है, वीएस आरएमएस की वैल्यू है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। इफ इट इज डिलीवरिंग ए कांस्टेंट डीसी करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इसकी लोड करंट है एट फायरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट एसी मेंस। तो एसी साइड में कितना इनपुट पावर फैक्टर होगा ये हमको बताना है। देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो आउटपुट वेव फॉर्म आता है, अगर उस कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में मैं उसका अगर आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊं, तो ये सपोज ये इनपुट का मैं ये वोल्टेज बना रहा हूँ, ये इनपुट साइड का। तो अगर मैं इस पे आउटपुट वाला वेव फॉर्म प्लॉट करूं, आउटपुट वाला, तो उसका आउटपुट ऐसा आता है, आउटपुट इसका ऐसा आता है, ये होता है 0 अल्फा पाई पाई प्लस अल्फा। इस तरह से ये इसका ये आउटपुट वेवफॉर्म आता है। अगर इसका मैं सोर्स करंट का वेवफॉर्म बनाऊं, सोर्स करंट जो सोर्स करंट आती है वो ऐसी आती है, जब ये निगेटिव होता है तो सोर्स करंट निगेटिव फ्लो होती है, और जब ये आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो सोर्स वोल्टेज भी आपकी ऐसे पॉजिटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनती है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, एसी साइड का पावर फैक्टर। तो देखिए पावर फैक्टर जो होती है वो होती है जी, मतलब ये करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है। जहाँ पे जी जो होता है वो होता है फंडामेंटल करंट अपान आई एस आर एम एस, ठीक है। और जो nth हार्मोनिक्स करंट की इक्वेशन होती है वो आई एस बराबर वो होती है n बराबर 135 टू इंफिनिटी 4I0/n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी प्लस फाई एन होती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम फंडामेंटल यहाँ से लिखें I01 RMS, मतलब ये IS1 RMS लिखें, तो ये आएगी बाई √2 करेंगे तो कितनी आएगी 2√2/पाई ठीक है। तो यहाँ से जी की वैल्यू IS1 फंडामेंटल कितनी आ गई आपकी, जो फंडामेंटल है वो तो I0 के बराबर है। यहाँ से फंडामेंटल देखिए हमने यहाँ निकाल रखा है, तो फंडामेंटल कितनी हो गई 2√2/पाई इंटू I0 डिवाइड बाई IS RMS। तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी,
इसका मैग्नीट्यूड ये प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट होता है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट आएगी। तो डिवाइड बाई आई नॉट इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कॉस फाइव। तो यहाँ से देखिए आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू रूट टू बाई पाई की वैल्यू होती है 0.45 इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर और उसका फायरिंग एंगल, ये अल्फा फाइव वन है जो अल्फा के बराबर होगा और ये हो जाएगा कॉस 30। तो यहाँ से ये कितना हो गया 0.9 इंटू 0.866। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 0.9 इंटू 0.87 लिखे अगर अप्रोक्सीमेट में, तो 9 से 63 के तीन छः, आपका शेष बचा 9 से 72 6 78 और 3 स्थान पे दशमलव, तो ये कितना आ रहा है 0.783 समथिंग वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्मोनिक इक्वेशन याद होनी चाहिए, वहां पे एग्जाम में बैठ के आप निकाल नहीं सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, फिर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन्वर्टर, तो इनकी जितनी भी हार्मोनिक्स इक्वेशन है आपसे न्यूमेरिकल तभी लग पाएंगे जब आपको हार्मोनिक इक्वेशन आपको याद होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर विद डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन एंड एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज लेस देन पाई, फ्रीव्हीलिंग एक्शन टेक प्लेस व्हेन। तो देखिए हमसे पूछता है कि फ्रीव्हीलिंग एक्शन कब होगा और इसमें जो एक्सटिंक्शन एंगल है वो लेस देन पाई है। एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है, एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे थारिस्टर में करंट जीरो हो जाए। ठीक है, सपोज करिए ये आपका इनपुट का वेवफॉर्म, सप्लाई का वोल्टेज का वेवफॉर्म है ऐसे, अगर कंटिन्यूअस सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेमी कन्वर्टर में नेगेटिव डायरेक्शन में तो आउटपुट होता ही नहीं है, मतलब ये कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। अगर सेमी कन्वर्टर का आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं तो वो ऐसा बनता है, सेमी कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। अब इसमें कह रहा है कि जो करंट है, एक्सटेंशन एंगल का कहने का मतलब है कि बीटा लेस देन पाई, ये अल्फा है ये पाई है, और कह रहा है कि जो बीटा एग्जिस्ट करिए वो लेस देन पाई करिए, मतलब जो करंट आपका आ रहा है यहीं पे जीरो हो जा रहा है, वोल्टेज को निगेटिव होने ही नहीं दे रहा है, मतलब फिर अगेन ऐसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए करंट कंटिन्यूअस नहीं है, फिर ये पाई से पहले जीरो हो जा रही है ऐसे। तो पहला तो देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में कंडक्ट ही नहीं कर रही है, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा नहीं रही है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा क्या, एफडी विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि करंट हमारी पहले ही जीरो हो जा रही है इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव होने से पहले ही, तो इसलिए यहाँ पे एफडी हमेशा रिवर्स बायस में, क्योंकि ये उल्टा लगा होता है आउटपुट साइड में, तो जब ये आउटपुट में ये रिवर्स ही नहीं होगा तो ये डायोड ऑन ही नहीं होगा, तो एफडी कंडक्ट नहीं करेगा, तो एफडी कंडक्ट विल नॉट कंडक्ट, तो एफडी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा, 0 डिग्री। जब एफडी कंडक्ट नहीं करेगा तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए हाफ कंट्रोल्ड सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइंग आरएल लोड, द ट्रिगरिंग एंगल इज अल्फा इफ लोड करंट इज कांस्टेंट कंटिन्यूअस, द ड्यूरेशन फॉर विच द फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑफ द लोड टेक प्लेस इन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब देखिए अगर हम विदाउट, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँ, सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर की बात ना करूँ, मतलब अगर हमने कोई भी एफडी नहीं लगाई है, तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर कंटिन्यूअस कंडक्शन में हम आउटपुट वोल्टेज बनाते हैं, तो जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आती है, जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आती है वो ऐसी आती है, ऐसी। ठीक है, तो ये होता है अल्फा पाई, ये पाई प्लस अल्फा, तो ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे देखिए सिंगल हाफ कंट्रोल है तो सेमी कन्वर्टर है, तो देखिए जब सेमी कन्वर्टर होता है तो सेमी कन्वर्टर में जो आउटपुट आता है वो हमेशा ऐसा आता है, ऐसे। अगर विदाउट एफडी है तो देखिए सेमी कन्वर्टर कैसा होता है, ये T1 हो गया, ये D2 हो गया, फिर ये आपका D1, सॉरी, ये आपका T1 D2 और ये T2 और ये हो गया आपका D1। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने अभी कोई भी एफडी नहीं लगाई है, तो यहाँ पे क्या होगा T1 D1 ऑपरेट करेंगे, फिर इसमें आपका T1 D2, फिर यहाँ पे आपका ऑपरेट करता है T2 D2
और यहाँ पे T2D1। तो इससे नुकसान क्या होता था कि ये सप्लाई वोल्टेज सोर्स को ही शॉर्ट कर देता था जब ये ऑन होते थे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्टिंग ऑफ द सप्लाई वोल्टेज हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज जब रिवर्स यहाँ पे देखिए इस पीरियड में देखें, तो जैसे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो ये फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब हम फ्रीव्हीलिंग डायोड करेंगे तो इसमें यूज करेंगे, तो इस पीरियड में जिस समय T1 D2 और T2 D1 कंडक्ट कर रहे थे, वहां पे फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करने लगेंगे। तो हमसे पूछा गया कितने पीरियड के लिए, तो ये अल्फा होता है, ये पाई प्लस अल्फा। तो ये पीरियड आप निकाल लीजिए, एक साइकिल में कितना होता है, तो पाई प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कितना आ रहा है, पाई। एक मिनट, ये अल्फा है, ये पाई, और ये पाई प्लस अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, पाई प्लस अल्फा, सॉरी ये पाई है ना, ये पाई है, तो ये पाई प्लस अल्फा माइनस पाई होगा, ये पाई है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पाई है, अल्फा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस एफडी कंडक्ट कितने करेगा ओवर ए वन साइकिल, अल्फा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द IGVG characteristic of a thyristor is straight line passes through the origin as per given question। सपोज करिए ये VG है, ये IG है, और कह रहा है कि इसकी करेक्टरिस्टिक ओरिजिन से ऐसे पास हो रही है विद ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप का मतलब क्या हो गया, VG बाई IG की वैल्यू जो दी है वो दी है 2.5 इंटू 10⁻³ और जो PG दिया है वो दिया है 0.015, या फिर हम 15 इंटू 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ द गेट वोल्टेज हमसे VG की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और ये PG को हम क्या लिख सकते हैं, VG इंटू IG। तो इसका मतलब इन ये इक्वेशन 1 बना लेंगे और ये इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए VG इंटू IG बराबर है 15 इंटू 10⁻³ तो हमको VG फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VG अपन 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं VG इंटू IG की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से VG डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ तो ये VG इंटू VG कितना हो जाएगा, VG स्क्वायर हो जाएगा, और 2.5 इंटू 15 और 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से VG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VG बराबर रूट ओवर 2.5 इंटू 15। अब देखिए इनका एल, अगर हमको 25 का वर्गमूल पता है तो हम क्या करते हैं, इसको 25 लिख लेते हैं और इसको 1.5 लिख लेते हैं, है ना। 1.5 मतलब हो गया आपका 3/2। तो अभी हमको सबका वर्गमूल पता है, तो ये 5 हो गया, ये 1.732 हो गया, 1/√2 की वैल्यू 0.707 होगी, 1 की वैल्यू 0.707 होगी। तो 5 इंटू 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 5 इंटू 1.732 इंटू 0.707। तो देखिए 5 से गुणा करिए, तो 5 दूना 10, 1 5 15, 1 16, 5 7 35, 36 हो गया, 3 5 करने 5 3 8 हो गया, और 1.66। और इतना बड़ा ना लेकर के हम अप्रोक्सीमेट आंसर 0.7 ले लें, तो ये देखिए 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 के 2, 4 7 छक 42, 4 46, फिर 4 7 8 56, 4 60, और 4 स्थान पे डेसिमल, तो 6.06 समथिंग आ रहा है। तो देख लीजिए कौन सा 6.1, बी ऑप्शन इसका मैच हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे VG की वैल्यू कितनी आएगी, 6.1 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका है 18। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फॉर द सर्किट शोन गिवन बिलो SCR इज ऑपरेटेड एट ए फ्रीक्वेंसी, इस SCR के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज दिया है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, SCR जो स्विचिंग की जा रही है, तो एक टाइम SCR ऑन होगा और एक टाइम ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ऐसे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ टाइम t इक्वल टू 1 बाई है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी दी है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी,
वो दिया 1 किलो हर्ट्ज। और ये जो ऑन टाइम है यहाँ से यहाँ तक का टी ऑन, ये टी ऑन है और ये क्या है टी ऑफ है और टोटल टी है, तो ये ऑन टाइम जो दिया है 0.5 मिली सेकेंड का दिया है। ठीक है, ये स्विचिंग है और ये टाइम का वेवफॉर्म है। ठीक है, तो देखिए जब थारिस्टर हम ऑन करेंगे, जब थारिस्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा मोटर है डीसी मोटर, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वही इनपुट वोल्टेज होगी, 200 वोल्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब जब हमने थारिस्टर को ऑन किया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितनी आई, अप टू टी आन तक 200 मिली। और जैसे हमने थारिस्टर को ओपन कर लिया तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से सप्लाई आएगी नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अगेन जब हम ऑन करेंगे तो 200 मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका टी ऑन है और ये टी है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि मोटर की जो रेटिंग दी है, मोटर का जो आउट यहाँ पे वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट का है और इसकी रेटेड स्पीड जो है 1000 आरपीएम की है। तो कह रहा है कि जब हम ड्यूटी साइकिल से इस तरह से ऑपरेट करते तो उस समय स्पीड ऑफ मोटर कितनी होगी। और ठीक है, और आरए को निगलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ये डीसी मोटर है तो यहाँ पे ये वी होगा और ये ईबी होगा, तो इसका आरए को अगर निगलेक्ट करेंगे तो वी जो होगा ईबी के बराबर हो जाएगा, है ना, मोटर के केस में। तो अगर हम जानते हैं कि एन जो होता है वो होता है ईबी बाई 5, इसका मतलब हम लिख सकते हैं N2 बाई N1 इक्वल टू EB2 बाई EB1। तो हमसे N2 पूछ रहा है, N2 इक्वल टू N1 इंटू EB2 बाई EB1। तो देखिए रेटेड स्पीड तो दी है कि 1000 स्पीड है और हमको EB2 फाइंड करना है और EB1 की वैल्यू रेटेड वोल्टेज 200 दी हुई है। तो अगर हम EB2 फाइंड कर लें सेकंड कंडीशन में जब हम थारिस्टर की स्विचिंग कर रहे हैं तो हम N2 फाइंड आउट कर लेंगे। और EB2 क्या है, एक डीसी वैल्यू है जो कि V के बराबर है, V आउट के बराबर है। तो यहाँ से V आउट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो आउटपुट वोल्टेज का ही तो वेवफॉर्म है यहाँ पे मोटर के क्रॉस। तो यहाँ से V एवरेज कितना हो जाएगा 1/2 सॉरी 200, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 इंटू टी ऑन 200, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो टी ऑन की, अगर ये टी ऑन मतलब ये पल्स जो है ये क्या होगा, टी ऑन जो होगा मतलब पल्स इक्वल पल्स विड्थ है। क्यों इक्वल पल्स विड्थ है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, इसका मतलब इसका टाइम अगर निकालो तो ये कितना हो जाएगा 1/1 इंटू 10⁻³ मतलब ये 1 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये जो टोटल टाइम पीरियड है ये 1 मिली सेकेंड का है और ऑन टाइम 0.5 है, तो ऑफ टाइम कितना होगा, ये भी 0.5 होगा, तभी तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा 1 मिली सेकेंड के बराबर होगा। इसका मतलब ऑन टाइम इक्वल टू ऑफ टाइम, इसका मतलब ये अगर ये टी है तो ये कितना होगा T/2 होगा, ये T/2 होगा। तो यहाँ से 200 इंटू T/2 डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, यही तो एवरेज वैल्यू होगा। तो यहाँ से T से T कट गया तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 100 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 इंटू 100/200। तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, ये 500 आरपीएम। तो आपकी स्पीड जो होगी मोटर की वो कितनी आएगी 500 आरपीएम आएगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहा था कि थारिस्टर टर्न ऑफ व्हेन गेट पल्स इज रिमूव। देखिए थारिस्टर एक बार कंडक्ट कर गया, अगर गेट को हटाए ना हटाए उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेगेटिव पल्स इज अप्लाइड, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। थारिस्टर एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस बाय जीरो, इससे नहीं होता है। देखिए थारिस्टर ऑफ तभी होगा जब उसकी एनोड करंट जो होगी, देखिए थारिस्टर एनोड करंट रिड्यूस बिलो द होल्डिंग करंट देन एंड सो मेंटेन फॉर द मोर देन द टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो रिवर्स रिकवरी टाइम है एक होती है डिवाइस टर्न अप टाइम, एक होती है सर्किट टर्न अप टाइम। तो जो सर्किट टर्न अप टाइम जो होनी चाहिए उससे ज्यादा डिवाइस टर्न अप टाइम से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं तो अगर सर्किट टर्न अप टाइम इसके पहले हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स बच जाएंगे और थारिस्टर अगेन चालू हो जाता है कंडक्ट करना एज ए नॉर्मल डायोड। इसलिए जो टीसी होना चाहिए ग्रेटर देन टीक्यू होना चाहिए, सो दैट एक बार हमारी जो लैचिंग करंट है होल्डिंग करंट से कम हो और उतनी होनी चाहिए कि टीसी ग्रेटर देन टीक्यू हो जाए, सो दैट हमारा जो थारिस्टर है वो प्रॉपरली ऑफ हो जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 19 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है,
तो लैचिंग करंट शुड बी होल्डिंग करंट एंड सच दैट TC should be greater than TQ. Circuit turnover time should be greater than device turn off time. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें कि द एनोड करंट ऑफ एनोड करंट थ्रू ए कंडक्टिंग SCR इज 10 एम्पियर। तो थारिस्टर SCR है और उसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है SCR में। कह रहा है कि अगर हम गेट करंट इज मेड 1/4, मान लीजिए कुछ 1 एम्पियर थी, अभी इस गेट करंट को IG को 1/4 कर दें तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है कि एक बार थारिस्टर ऑन हो गया तो गेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो हम गेट करंट को चाहे हटा दे, चाहे करंट को 100 200 कुछ भी करे, उससे थारिस्टर हमेशा कंडक्ट करेगा और उसमें कंडक्शन करंट हमेशा 10 ही एम्पियर मेंटेन रहेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी ही 10 ही मेंटेन रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि an SCR is rated for 650 volt PIV. What is the voltage for which device can be operated if the voltage safety factor is 2? देखिए जो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता है फॉर द थारिस्टर वो होता है पीक रिपरेटिव वोल्टेज, पीक रिपीटेटिव वोल्टेज VRM, जो कि PIV हम इसको बोलते हैं, √2 इंटू VS/RMS सप्लाई इनपुट वोल्टेज। और देखिए SCR के लिए जो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता है 2.223 होता है और क्वेश्चन में देखिए 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड। तो इनपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए कि ये डिवाइस ऑपरेट करे, तो यहाँ से VS/RMS हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा VRRM डिवाइड बाई √2 इंटू वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। तो पीक 650 है और ये √2 हो गया और सेफ्टी फैक्टर आपकी 2 दी है। तो इसको देख लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। तो 325 गुणे 0.707 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 325 इंटू 0.7 कर लेते हैं। 7 पचे 35, 3 7 दूना 14, 3 17, 1 7 के 21, 7 के 21 और 1 22 और एक स्थान पे दशमलव, तो 227.5, 227.5 क्लोज है 230 के। क्योंकि एग्जाम में हम बैठ के इसका गुणा करने लगे 0.707 का, तो एग्जैक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन काफी दूर दूर थे, इसलिए आप अप्रोक्सीमेट लेके 227 है तो उसका क्लोज ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 0.707 से करेंगे तो 230 आना ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा कि ए थारिस्टर हैज इंटरनल पावर डेसिपेशन, एवरेज पावर थारिस्टर के अंदर का 40 वाट दिया है, 40 वाट दिया है, ठीक है। इज ऑपरेटेड एट ए एम्बिएंट टेम्परेचर, TA की वैल्यू दी है 20 डिग्री C। थर्मल रेजिस्टेंस, इफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज 1 पॉइंट डिग्री C, व्हाट जंक्शन टेम्परेचर बताना है। TJ की वैल्यू क्या होगी अगर थीटा की वैल्यू जो स्पेसिफिक थर्मल रेजिस्टेंस जो दिया है वो 1.6 डिग्री C पर वॉट दिया है। तो हम जानते हैं कि थायरिस्टर में ऐसे जंक्शन होते हैं, ये आपका ये जंक्शन हो गया, ये आपका केसिंग होता है, ये आपका सिंक होता है और ये आपका एम्बिएंट पॉइंट होता है। इसको थीटा JC, थीटा CS और थीटा CSA, और यहाँ से सप्लाई वोल्टेज हो गया, सप्लाई होती है P एवरेज। तो अगर हमको यहाँ से P एवरेज फाइंड आउट करना है तो देखिए TJ और TA के इसमें, तो हम इसको लिखेंगे TJ माइनस TA डिवाइड बाई टोटल थीटा JC प्लस थीटा CS प्लस थीटा SA, और इन टोटल की वैल्यू दी है 1.6, यहाँ पे 1.6, और इस क्वेश्चन में TA की वैल्यू 20 दी है और एवरेज पावर की वैल्यू 40 दी है, ठीक है। एवरेज पावर आपकी 40 दी है, तो 16 चौका यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और टीजे हमें फाउंड आउट करना है, ये 20 है, तो टीजे कितना हो जाएगा 64 प्लस 20 बराबर 84 डिग्री C। इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इफ अल्फा बीटा आर द फायरिंग एंगल एंड एक्सटेंशन एंगल रिस्पेक्टिवली देन लोड करंट
लोड करेंट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, सिंगल फेज, फुल वेव कन्वर्टर है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने लिए हैं। तो देखिए जो इनपुट वेव फॉर्म होती है सप्लाई की, वो ऐसी होती है, ये सप्लाई साइड की वेव फॉर्म है। और आउटपुट जो वोल्टेज होता है फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन वो ऐसा बनता है, आउटपुट वोल्टेज फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन ऐसा बनता है, ये जीरो अल्फा, ये आपका पाई, ये पाई प्लस अल्फा, ऐसा कुछ होता है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अगर इसमें हम इनपुट करंट की वेवफॉर्म प्लॉट करें तो देखिए इसकी करंट की वेवफॉर्म ऐसी आएगी, ये कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए तो यहां से यहां तक ये आपका क्या है, पाई प्लस अल्फा, ये बीटा है, एक्सटेंशन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक पल्स आ रही है, तो ये पल्स कितने के बराबर है, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई के बराबर है। अगर इसी सेम वेव फॉर्म में मैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का केस लूं, सेम वेव चीज में अगर ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो जाए, कहने का मतलब है कि सपोज ये हमारी सप्लाई वेव फॉर्म है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन लूं मतलब यहाँ पे फायरिंग ऐसे, ये सपोज करिए जीरो है, ये अल्फा, ये पाई और ये पाई प्लस अल्फा। तो अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन लूंगा तो ये पाई प्लस अल्फा से पहले वोल्टेज हमारी जीरो हो जाएगी, फिर ये वेवफॉर्म ऐसी जाएगी, फिर ये पाई टू पाई प्लस अल्फा से पहले जीरो हो जाएगी, ऐसा वेवफॉर्म बनेगा। तो अगर मैं इसका करंट वेवफॉर्म प्लॉट करूं, अगेन ये ऐसे इस पे रिपीट होगी, तो अगर मैं इसका करंट वेवफॉर्म बनाऊं तो ये करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले ही जीरो हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे ऐसे जीरो होती जाएगी। तो देखिए करंट हमारी डिसकंटिन्यूअस हो जा रही है, और जहाँ पे करंट जीरो होती है वही हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन एंगल होती है। तो यहाँ से देखिए जो ये कंडक्शन हो रहा है वो बीटा माइनस अल्फा का हो रहा है, और ये पाई प्लस अल्फा टू अल्फा ये कितना है, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये पाई है। तो फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन बीटा माइनस अल्फा क्या लेस देन पाई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। इसका ऑप्शन 23rd का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके 2017 महा ट्रांसफर वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। हालांकि मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, पीछे वाले स्लोप वाले VGIG का जो एक क्वेश्चन था जिसमें हमको VG फाइंड आउट करना था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि फॉर एन SCR द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक हैज द स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ 140। तो इसमें देखिए ये VG है और ये IG है, कहता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो स्लोप दिया दैट इज VG बाई जो IG की वैल्यू है वो 140 दी है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फॉर द ट्रिगरिंग सोर्स वोल्टेज, अब देखिए एक ये थारिस्टर है, ठीक है, ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, और ये गेट है। तो गेट से कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होता है वो VG होता है। ठीक है, और इसके ट्रिगरिंग सर्किट है जिसका सोर्स रेजिस्टेंस RS है, और जो सोर्स वोल्टेज है वो ES है। ठीक है, और यहाँ से गेट ट्रिगरिंग दी गई है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो कहता है कि जो सोर्स वोल्टेज ये ES की वैल्यू है ये 20 वोल्ट है, एंड अलाउबल गेट पावर डेसिपेशन VG इंटू IG जो पॉसिबल है मैक्सिमम वो 0.5 वाट है, 0.5 वाट, दैट मीन्स 1/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि गेट सोर्स रेजिस्टेंस RS की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें सपोज ये करंट इसमें IG फ्लो हो रही है, तो इसमें KVL अगर लिखें तो ES इक्वल टू क्या होगा, IG RS प्लस VG होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको RS फाइंड आउट करना, तो RS कितना हो जाएगा, ES माइनस VG बाई IG। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ES बाई IG माइनस VG बाई IG। अब देखिए इस क्वेश्चन में ES पता है और VG बाई IG की वैल्यू यहाँ पे 140 दे रखी है, तो हम ES की जगह क्या रख देंगे 20,
डिवाइड बाई आई जी माइनस वी जी बाई आई जी कितना 140 है। अगर मैं यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करता तो हमको वी जी और आई जी दोनों फाइंड आउट करना पड़ता, तो ये थोड़ी सी चालाकी एग्जाम में दिखानी होगी। तो इस इक्वेशन से हम वी जी निकाल लेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से आप सॉल्व करते तो वी जी भी फाइंड आउट करना पड़ता और आई जी भी, तो यहाँ पे बस हमको आई जी को फाइंड आउट करना है। तो वी जी बाई आई जी इतना दिया है, तो यहाँ से हमको वी जी को हटाना है। तो हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से वी जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 आई जी, 1/2 आई जी, और इस वी जी बराबर 1/2 आई जी को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, वी जी बराबर 1/2 आई जी, तो आई जी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 140। तो यहाँ से आई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √280। जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60 मिली एम्पियर, ठीक है, 60 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, तो आर एस बराबर ये 20/60 मिली एम्पियर, 10⁻³ माइनस 140, तो ये 20×60 1/3, तो ये हो गया 1000/3 माइनस 140। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 33.33 माइनस 140 समथिंग आएगा। तो 333 में से बस 140 ही घटा के देख ले, तो 13, 3 हो गया, 13 में से 4 गया 9, 193 समथिंग। तो 193 मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला हूँ, ओम आएगा। तो इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 195 होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर का मतलब स्टेप डाउन टाइप का कन्वर्टर है। व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है 7.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड, 7.45 इंटू 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड, और जो इंडक्टर लगा उसकी जो वैल्यू है वो है 400 माइक्रो हेनरी। इफ कन्वर्टर इज ऑपरेटेड विद इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो VDC की वैल्यू है या सप्लाई वोल्टेज VS की वैल्यू 50 वोल्ट दिए, देन आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर V आउट क्या होगा, V आउट। तो देखिए ये बक कन्वर्टर है तो आउटपुट तो V0 इक्वल टू अल्फा VS होगा, ये हमें पता है। और देखिए बक कन्वर्टर की सर्किट कैसी होती है, ये आपका होता है VS, और यहाँ पे एक स्विच लगी होती है, यहाँ पे एक डायोड होता है, यहाँ पे इंडक्टर हो गया, और ये कैपेसिटर, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है, और ये आपकी स्विच है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी अगर मैं इसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स, मान लीजिए ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम, ये ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम, ऐसा है, ठीक है, ये स्विचिंग करेक्टरिस्टिक है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, मैं स्टडी स्टेट में वेवफॉर्म इसका बना रहा हूँ, तो ये जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये डायोड ऑफ होगा और सारी की सारी करंट ऐसे फ्लो होगी। मान लीजिए स्टडी स्टेट में इस डायोड के थ्रू करंट शुरू में आई मिनिमम थी, और जब स्विच यहाँ तक जब तक ऑन किया तो ये इंडक्टर क्या होने लगेगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा, एनर्जी को स्टोर करना चालू करेगा, तो करंट आपकी आई मैक्सिमम हो गई सपोज यहाँ पे। फिर अगेन जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये क्या करेगा, इंडक्टर इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करेगा, अपना जो भी करंट है उसको डीके करेगा, मतलब करंट हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा, तो ये करंट का इस तरह से वेवफॉर्म आता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, टी ऑन टाइम है। तो जिस समय ये ऑन हुआ ये, तो इसमें हम सपोज करिए आउटपुट वोल्टेज V नॉट है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस VS KVL लगा है, और ये इसके इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL है, तो प्लस VL प्लस V नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम VL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VS माइनस V नॉट, और VL को हम क्या लिख सकते हैं, LdIT/dt बराबर VS माइनस V नॉट, VS माइनस V नॉट। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, V नॉट पता फाइंड आउट करना है। तो और V नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर इसमें देखें तो V नॉट की जो वैल्यू है वो अल्फा VS के बराबर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं VS माइनस अल्फा VS। तो यहाँ से L
डी आई टी बाई डी टी इक्वल टू वी एस वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो देखिए एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू आपकी 400 है। 400 इंटू 10⁻⁻6, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे L की वैल्यू होगी 400 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लीजिए 7.4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7.5 इंटू 10⁻4 इक्वल टू वी एस। वी एस की वैल्यू आपकी 51 माइनस अल्फा। तो देखिए ये 10⁻4 है और ये 10⁻�6 है, तो यहाँ पे 10⁻2 बचा। और यहाँ से इनका मल्टीप्लाई ये 400 और इंटू 7.5 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा हुआ। तो ये 0 हो गया और ये आपका 5 कम 5 2 बचा और 5 25, है ना, 1.5 बचा। ठीक है, और ये देख लीजिए तो ये इस यहाँ पे देखिए तो ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया और 15 चौका 60, यहाँ से 15 चौका 60 और भागा 10 करेंगे तो आपका ये 0.6 आ जाएगा, है ना। ये 60 हुआ, 60 और एक स्थान पे 10 मतलब 6/10 करेंगे तो 0.6 आएगा बराबर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.6 0.4 आएगी। अल्फा की वैल्यू 0.4 आई और वी जीरो इक्वल टू अल्फा वी एस होता है। तो 0.4 इंटू वी एस की वैल्यू आपकी इसमें क्वेश्चन में 50 दे रखी है। तो 5 को 20 और एक स्थान पे 10 मतलब तो वी जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 वोल्ट। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका 25 का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये इस 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्टेप डाउन जो शोन इन बिलो 1 किलोहर्ट्ज विद ड्यू टू फ्रीक्वेंसी दी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, ड्यूटी रेशियो आपका 0.5 दिया, तो पीक टू पीक रिपल करंट सेम केस है प्रीवियस में। अब इसमें रिपल हमसे पूछ रहा है। देखिए करंट हमारी कैसे बनी थी, स्विचिंग में ऐसी बनी थी और यहाँ से यहाँ तक का ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम होता है। वैसे ही तो ये जब स्विच ऑन होगी, सपोज ये वी नॉट है, सॉरी ये वीएल है और ये आउटपुट वी नॉट है, तो इसमें केवीएल लिखेंगे। सपोज ये वी एस है तो हम केवीएल लिखेंगे, तो ये माइनस वी एस प्लस वी एल प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी एल बराबर क्या आ जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट। और सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक टाइम टी है और या फ्रीक्वेंसी एफ है स्विचिंग की। ठीक है, तो वी एल को हम क्या लिखेंगे, एल डी आई टी बाई डी टी। रिपल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है यही तो रिपल है, डेल्टा आई। ये हो गया वी एस माइनस वी नॉट। ठीक है, वी एस माइनस वी नॉट। ओके, और यहाँ से हम ये स्टेप डाउन चोपर है, स्टेप डाउन चोपर है तो हम वी नॉट की जगह अल्फा वी एस लिखेंगे। तो ये अल्फा वी एस हो गया। और यहाँ से ये डी आई क्या है हमारा, रिपल है और ये किस पीरियड में हो रहा है, टी ऑन पीरियड में हो रहा है। तो हम ये इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई बाई टी ऑन, डी डेल्टा टी को टी ऑन बराबर वी एस ये 1 माइनस अल्फा, वी एस 1 माइनस अल्फा। और ये एल को नीचे लेते आएंगे तो यहाँ से डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ गई, रिपल। तो क्या वी एस 1 माइनस अल्फा बाई एल इंटू टी ऑन। और देखिए जो अल्फा होता है वो होता है टी ऑन बाई टी, अल्फा जो होता है वो होता है टी ऑन बाई टी। तो टी ऑन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी या अल्फा बाई एफ। तो यहाँ से रिपल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से डेल्टा आई बराबर हो जाएगा वी एस 1 माइनस अल्फा और टी ऑन की जगह अल्फा बाई एफ ये पुट कर देंगे, अल्फा एल इंटू एफ आ जाएगा। तो हमसे यही रिपल पूछा है, वी एस की वैल्यू देखिए 100 दी है और अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस 0.5 इंटू 0.5 और एल की वैल्यू है 200
इंटू 10⁻³ और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देखिए 1 kHz, दैट इज 10⁻³ हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देख लीजिए कितना आता है, ये 100 हो गया और ये 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 200 और ये कितना हो गया 1/2, मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 25 25 125 और 3 स्थान पे 10 0.125 एम्पियर रिपल आएगी। तो ये जो रिपल है वो कितनी है 0.125 एम्पियर की, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिंगल फेज इन्वर्टर है स्क्वायर वेव आउटपुट वोल्टेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट इन रिलेशन टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए जो फुल वेव इन्वर्टर होता है, फुल वेव इन्वर्टर, उसका जो हार्मोनिक वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो होता है 135 टू इंफिनिटी 4 Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी। तो अभी अगर हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स इन रिलेशन टू द फंडामेंटल, मतलब V05 अपॉन V01 इंटू 100 कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला निकाल लेंगे। तो V05 यहाँ से कितना हो जाएगा 4 Vs बाई 5 पाई, और V01 कितना होगा 4 Vs बाई पाई, इनका रेशियो निकाल लेना है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, यही तो पूछा है। तो देखिए Vs बाई पाई से 4 Vs बाई पाई और ये 4 Vs बाई पाई कट गया, तो ये बचेगा कितना 100/5%, तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इस क्वेश्चन, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। कहा था कि इन द सर्किट शोन इन बिलो Q1 इज द नेग्लिजिबल कलेक्टर टू इमिट सैचुरेशन वोल्टेज, नेग्लिजिबल कलेक्टर टू एमीटर। ये देखिए ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर, तो ये VCE की जो वोल्टेज है वो नेग्लिजिबल एंड द डायोड ड्रॉप नेग्लिजिबल, और डायोड के जो ड्रॉप है मतलब जो उसका कट इन वोल्टेज है वो भी नेग्लिजिबल है। इफ VCC इक्वल टू 5 वोल्ट एंड XY आर द डिजिटल सिग्नल, ये XY यहाँ पे इनपुट देना है, एंड Y इज द आउट, एक मिनट, X एंड Y आर द डिजिटल सिग्नल 0 वोल्ट एज ए लॉजिक 1 और VCC एज ए लॉजिक, देखिए 0 को लॉजिक 0 बोल रहा है, 0 वोल्ट को लॉजिक 0 बोल रहा है और 5 वोल्ट को लॉजिक 1 बोल रहा है। तो कौन सा ये बूलियन एक्सप्रेशन इसके आउटपुट पे आएगा। ठीक है, कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन, तो देखिए इनपुट में क्या है x है और y है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये है आउटपुट z, आउटपुट z। तो देखिए जब हम यहाँ पे भी 0 देंगे, यहाँ पे भी 0 देंगे, तो देखिए ये जब इनपुट में 0 दिया मतलब कि ये बीजेटी आपका ओपन रहा, बीजेटी ओपन रहा। अब ये जो VCC ये ओपन है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई करंट जाएगी नहीं 0, तो इसका मतलब टोटल करंट ऐसे जाएगी। तो इनिशियली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लॉजिक VCC यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 5, यहाँ पे लॉजिक 1 है, यहाँ पे 0, इसका मतलब डायोड ऑन होगा, और जब डायोड ऑन होगा तो आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिला 0 मिला। फिर x की वैल्यू 0, मतलब स्टिल बीजेटी ओपन है, और y की वैल्यू 1 कर दिया, मतलब यहाँ पे भी लॉजिक 1 है, यहाँ पे लॉजिक 1 है, तो इसका मतलब अब ये ऑन कब होगा जब इन पी टर्मिनल एन टर्मिनल से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये तो 1 1 है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये डायोड क्या होगा, ये भी ऑफ होगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी नजर आएगी VCC, जो कि लॉजिक 1 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में ये x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, मतलब ये बीजेटी ऑन होगी। मैं इसको यहाँ से अभी थर्ड केस ले लेता हूँ। अभी देखिए इसमें x की वैल्यू 1 है, x 1 है और y वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। 1 होने का मतलब ये ऑन हो गया। ठीक है, 1 होने का मतलब ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे अब डायोड को देखना ही नहीं है, ये ऑन हो गया मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो जब भी बीजेटी ऑन रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो यहाँ पे भी ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये कौन सा लॉजिक बता रहा है कि जिसपे आउटपुट हमें
जिसपे आउटपुट हमको 1 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये z बराबर 1 कब मिला, जब x की वैल्यू x बार y है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। देखिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर डायोड D1 D2 D3 आर द आइडियल। तीनों आइडियल डायोड है। E1 E2 E3, E1 E2 E3 आर 0 वोल्ट फॉर लॉजिक 0। तो लॉजिक 0 के लिए 0 वोल्ट है और 10 वोल्ट के लिए लॉजिक 1 है। तो कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये तीनों गेट तब ऑन होंगे जब यहाँ का टर्मिनल E1 से ज्यादा हो, यहाँ का टर्मिनल E2 से ज्यादा हो और यहाँ का टर्मिनल E3 से ज्यादा हो। और यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करें तो अगर तीनों डायोड को ओपन कंसिडर करें ऐसे इनिशियली, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट और यहाँ पे भी 10 वोल्ट इनके पी टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, तो देखिए E1 है, E2 है, E3 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे, 0 0 0 1, ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर लास्ट में 1 1 1 बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो अब अगर इस केस में देखें, अगर हम जीरो सपोज तीनों को 0 0 रख लें और यहाँ पे 10 है, तो तीनों डायोड क्या होंगे, ऑन होंगे। इस केस में तीनों डायोड ऑन होंगे तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया पूरा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब तीनों ऑन होंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर एक भी डायोड ऑन हुआ तो मतलब एक सिग्नल पे 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 1 है, तो भी ये वाला डायोड ऑन होगा, तब भी आउटपुट 0 मिलेगा। तो भी डायोड ऑन होगा, मतलब जब तक 0 सिग्नल इस पे किसी भी डायोड को मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर तीनों पे जब 1 होंगे और यहाँ पे भी 1 1 होगा तो कोई भी डायोड ऑन नहीं होगा। उसी केस में बस आउटपुट हमको 10 वोल्ट मिलेगा, जब तीनों पे इनपुट क्या हो, 1 हो, क्योंकि उसी केस में केवल तीनों डायोड ऑफ होंगे। अदरवाइज 0 0 का कॉम्बिनेशन, कोई भी डायोड ऑन हुआ मतलब किसी के E1 इनपुट पे 0 मिले या E2 पे एक बार 0 मिल जाए या E3 पे, तो कोई ना कोई डायोड ऑन होगा। उस केस में हमेशा आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई डायोड ऑन हो जाएगा। बट जब तीनों इनपुट में 1 1 रखेंगे तो तीनों डायोड क्या होंगे, ऑफ होंगे। ठीक है, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज पे हमें 1 मिलेगा, क्योंकि ये 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू द लॉजिक 1। और तीनों इनपुट में 1 होने का मतलब ये किस मतलब एंड गेट ऐसा ही गेट होता है जिसमें जब दोनों इनपुट या तीनों इनपुट 1 हो जाए तभी ये आउटपुट 1 देगा। अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट हमेशा 0 देगा। तो इसलिए ये किस तरह का गेट बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि फाइंड द वोल्टेज Vn फॉर द सर्किट शोन इन बिलो। ये वोल्टेज हमको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज यहाँ का V0 है, तो इस ये यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, KVL ऐसे लिखेंगे तो यहाँ का वोल्टेज आपका, हमको यहाँ का Vn वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएं हम, अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएं तो अगर ये Vn है तो ये भी कितना होगा, Vn होगा, ये भी Vn होगा। अगर ऐसे KVL हम लगाएं तो ये V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vn प्लस 6 हो जाएगी, Vn प्लस 6 हो जाएगी। तो अगर इस सर्किट को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ ये Vn है और ये देखिए तो ये 10 ओम है और ये आपका 20 किलो ओम है ये वाला, और यहाँ पे ये है V0 जो कि आई है Vn/6, यहाँ से ये V0 है। ठीक है, ये तो अगर मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं तो यहाँ से Vn बराबर क्या आ जाएगा, 10/10 प्लस 20 इंटू Vn प्लस 6 आएगा, Vn प्लस 6 आएगा। तो यहाँ से Vn बराबर ये कितना आ जाएगा, 10/30, तो 1/3 Vn प्लस 6 आएगा, दैट इज 3 Vn इक्वल टू Vn प्लस 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 Vn बराबर 6। तो Vn की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 वोल्ट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट शोन इन बिलो फॉर द आइडियल ऑपरेशन ऑफ द एम्पलीफायर एंड द डायोड इज।
देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। सपोज करिए ये इनपुट में पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं और ये जब इस यहाँ का अगर इसको ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज जीरो होगा, जब ओपन सर्किट होगा तो ये जीरो होगा। तो वी इन जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो आउटपुट प्लस वी सेट आएगा। तो डायोड हमारा, देखिए जब वी इन इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी अब ये फीडबैक बन गया, जब ऑन हो गया तो ये फीडबैक बन गया एज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। और ये फीडबैक क्या है, निगेटिव फीडबैक है, तो तभी हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड भी होगा। तो ये अगर वी ई एन है तो ये यहाँ का पोटेंशियल वी ई एन होगा, तो इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ई एन होगा। इसका मतलब वी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, वी ई एन के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी जीरो इक्वल टू वी ई एन। अब केस टू देखते हैं, केस टू देख लेते हैं कि जब वी ई एन की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो इनका जो डिफरेंस होगा, अगर फिर इसको ओपन माने तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव और यहाँ पे जीरो है तो वीपी माइनस वी एन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डायोड ऑन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ओपन सर्किट होगा। जब ओपन सर्किट होगा तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब जब वी इन लेस देन जीरो होगा तो आउटपुट वोल्टेज डायोड ऑफ होगा और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक है आपका वी जीरो और वी इन के बीच में। तो वी जीरो और वी इन का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। और इसके लेस देन जीरो का जब ये आपका वी इन का एक्सिस है तो इससे पीछे जब जा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिले, जीरो मिले। तो इधर की तरफ देख लीजिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रही है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन ए मैच हो रहा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि एन ओप एम्प हैज ए कॉमन मोड गेन, एसी की वैल्यू दी है 0.01 और एडी डिफरेंशियल गेन की वैल्यू दी है 10 की पावर 5। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल मोड। तो सी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो विल बी, सी एम आर की वैल्यू पूछ रहा है तो वो होता है सी एम आर आपका एडी बाई ए सी होता है, एडी बाई ए सी। तो एडी की वैल्यू दी है 10 की पावर 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। तो ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए ये भी सी एम आर का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा था कि डिफरेंशियल गेन एडी की वैल्यू जो है 2 इंटू 4 है तो 10 की पावर 4 है। और सी एम आर आर इन डीबी 80 डीबी दिया है। तो कॉमन मोड गेन कितना होगा ये हम जानते हैं, सी एम आर आर इक्वल टू ए डी बाई ए सी। तो पहले इसको तो हमको डीबी में हटाना पड़ेगा, तो ये 20 लॉग बेस 10 सी एम आर आर इक्वल टू 80। तो ये हो गया 4, तो यहाँ से सी एम आर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 4। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 10 की पावर 4, एडी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4 और ये बाई ए सी। तो देख लीजिए 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉमन मोड गेन 2 आ रही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड इन वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट जो है हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट की है तो ये ऐसे है। मतलब वोल्टेज फॉलोअर का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ द इनपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ पे वी जीरो इक्वल टू वी इन आनी चाहिए। एज पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वी इन है और यहाँ पे फीडबैक पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे भी वी इन आएगा, इसलिए वी जीरो इक्वल टू वी इन ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये वोल्टेज फॉलोअर है जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। इनपुट गिवन इन द सर्किट इज 3 साइन इंटू 10 की पावर 3 पाई टी। यहाँ से वी जीरो इक्वल टू वी इन और वी इन की वैल्यू कितनी दी है, 3 साइन 10 की पावर 3 पाई टी। कहता है कि कंप्यूट द स्लीव रेट, जो कि जो स्लीव रेट होता है वो होता है रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका डीवी नॉट बाई डी टी निकालिए, ये कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 3 पाई कॉस
पाई टी, कॉस पाई टी। ये क्या हो गया, वोल्ट पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए माइक्रो सेकेंड में, और मैक्सिमम इसका निकालेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो स्लीव रेट कितना हो जाएगा, डीवी नॉट बाई डी टी मैक्स। तो ये 3 × 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड। तो इसको हमको माइक्रो सेकेंड में बदलना है। ऊपर में अगर ऊपर यहाँ पे या नीचे में 10⁻6 × 10⁻⁻6 कर दें ऐसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻6, और ये कितना हो गया, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हो गया ये। तो ये हो गया 3 × 10⁻³ और 10⁻6 ऊपर, और पाई भी है, तो ये पाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो 10⁻³ इंटू 10⁻- कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं इधर इसको लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 35 × 10⁻³ वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो देखिए ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सॉरी। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वोल्टेज V1 एंड V2 ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, तो ये आउटपुट कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। और ये नहीं बताया कि आइडियल डायोड है या नॉन आइडियल है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से देखिए तो 5.4 समथिंग इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि डायोड D1 और D2 क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 6 वोल्ट है, ये 10 ओम, और यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कंसिडर किया, और ये पॉइंट V1 है और ये पॉइंट V2 है, और फिर ये आपका 10 किलो ओम, और यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट है, और ये 6 वोल्ट है, और ये डायोड ऑफ है। तो ये सपोज P1 है, ये N1 है, और ये P2 है, और ये N2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये ओपन सर्किट है तो करंट जीरो होगी, यहाँ पे भी जीरो होगी। जब जीरो होगी तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। इसका मतलब N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये भी ओपन है तो इसमें भी करंट जीरो होगी, तो इसका मतलब यहाँ का भी वोल्टेज जीरो होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज 3 वोल्ट है, इसका मतलब P2 का टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। तो देखिए ये 6 है और ये 3 है, इसका मतलब डायोड D1 6 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज P1 इज ग्रेटर देन N1, दैट मीन्स D1 तो ऑन होगा। और यहाँ पे देखिए P2 की वैल्यू 3 है और यहाँ पे N2 की वैल्यू 6 है, तो P2 इज लेस देन 3 है, सॉरी N2 है, दैट इज ये P2 3 है और ये N2 6 है, तो D2 क्या होगा, ऑफ होगा। D2 आपका ऑफ होगा, ठीक है। तो ये D2 आपका ऑफ होगा। अभी फाइनल सर्किट में बना रहा हूँ, तो देखिए ये 6 हो गया और ये वाला D1 ऑन हो गया, D1 ऑन हो गया, ठीक है। सपोज करिए कि इसका जो कट इन वोल्टेज है वो V गामा है, और ये है आपका 10 किलो ओम। क्वेश्चन में कट इन वोल्टेज दिया नहीं है, ये 3 वोल्ट है और ये ऑफ रहा डायोड, और यहाँ का वोल्टेज है V2 और यहाँ का वोल्टेज है V1, और यहाँ से देखिए तो ऐसे ये 10 ओम है और इस पॉइंट का वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ से जब करंट जीरो जा रही है, ओपन है, तो यहाँ से भी जीरो जाएगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए V1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वोल्ट आएगी। तो देखिए V1 6 वोल्ट आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अभी V2 हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए V2 की, यहाँ से अगर मैं KVL लिखूं तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये 6 है तो ये इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ जाएगा, 6 माइनस V गामा। तो ये V2 की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक में V2 की वैल्यू क्या आ रही है, 6 माइनस V गामा। अगर कट इन वोल्टेज को मैं जीरो मानूं तो 6 ऑप्शन आना चाहिए,
तो यहाँ पे देते कट इन वोल्टेज को 0 मानूँ तो यहाँ पे 6 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब कट इन वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर 0.7 लेता हूँ तो 6 माइनस 0.7 आपका 5.3 आएगा। अगर 0.6 लेता हूँ कट इन वोल्टेज तो कितना आएगा 5.4 होगा, इसका मतलब कट इन वोल्टेज 5.6 होगा और उस हिसाब से V2 की वैल्यू 0.4 होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इन ए बूस्ट कन्वर्टर शोन इन फिगर द ड्यूटी साइकिल इज अल्फा की वैल्यू दी है 0.5, द इंडक्टर इज एज्यूम टू बी कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड की बात कर रहा है एंड कैपेसिटर सी इज एज्यूम टू बी वेरी लार्ज, ये लार्ज दिया है। इफ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ये जो स्विच है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 20 किलो हर्ट्ज, देन पीक टू पीक इंडक्टर करंट रिपल डेल्टा आई इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जिस समय इंडक्टर ऑन होगा तो ऐसे इसमें इंडक्टर ऑन होगा, सपोज इंडक्टर के क्रॉस ये जो रेफरेंस वोल्टेज है VL है, इसमें अगर हम KVL लगाए, सपोज ये वोल्टेज VS है, तो हमें पता है कि अगर स्विचिंग ये ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, ये ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम, उस समय जो करंट होगी पहले स्टेडी स्टेट में आई मिनिमम होगी, फिर ये मिनिमम और ये फिर आई मैक्सिमम। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये डेल्टा आई ही क्या है, रिपल है, करंट रिपल। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब स्विच ऑन है ये ऑन टाइम है, ठीक है, तो KVL अगर हम लगाएं जब स्विच ऑन किया तो ये माइनस वी एस प्लस वी एल इक्वल टू जीरो, या हम लिख सकते हैं VL इक्वल टू VS, और VS क्या है LdIT/dt बराबर VS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DI/dt इक्वल टू VS/L। ओके, और यहाँ से ये डेल्टा आई, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो T ऑन टाइम है, और ये रिपल T ऑन टाइम में आ रहा है, तो ये डेल्टा I/T ऑन हो गया इक्वल टू VS/L। तो यहाँ से डेल्टा आई इक्वल टू VS/L इंटू टी ऑन, और हम जानते हैं अल्फा जो होता है ड्यूटी साइकिल T on/T होता है, तो T ऑन बराबर क्या हो जाएगा अल्फा T या अल्फा/F। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूँ, यहाँ से डेल्टा आई बराबर हम लिख सकते हैं VS/L इंटू अल्फा/F, ये हो गया आपका करंट रिपल। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। VS यहाँ से देख लीजिए 20 है, L की वैल्यू 2 मिली हेनरी है 10⁻³ और ड्यूटी साइकिल 0.5 है और फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 10⁻³ है। तो 10⁻³ से देखिए ये 10⁻³ कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 0.5/2, तो ये 0.25 आ जाएगा एम्पियर। तो ये जो रिपल है वो कितना आएगा 0.25 एम्पियर आएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 0.25 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि इन बीजेटी व्हेन बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस देन इट ऑपरेट इन, देखिए ये बीजेटी है, ये बेस एमीटर और ये कलेक्टर, ये VBC और ये VBE, अगर ये दो कहा था कि दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए, ये भी फॉरवर्ड बायस ये भी फॉरवर्ड बायस, तो बीजेटी कौन से रीजन में होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये एमीटर बेस, ये वाला एमीटर बेस हो गया और ये कलेक्टर बेस हो गया, और ये है रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर दो एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है तो वो होता है एक्टिव रीजन। ठीक है, और अगर एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो और ये कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस हो तो वो होता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, और अगर ये रिवर्स बायस है और ये भी रिवर्स बायस है, ठीक है, कलेक्टर बेस, तो वो होता है कट ऑफ रीजन। और अगर
ये रिवर्स हो जाए और ये भी रिवर्स हो जाए तो वो होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द बीजेटी व्हेन द बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो वो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएं तो कौन सा रीजन, फॉरवर्ड बायस का मतलब सैचुरेशन रीजन की बात हो गई। तो बीजेटी हमारी सैचुरेशन रीजन में होगी, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि सिलिकॉन बीजेटी हैज ए लीकेज करंट ऑफ 10 नैनो एम्पियर एट 30 डिग्री सी टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर रेज टू 60 डिग्री सी कैलकुलेट द लीकेज करंट। तो देखिए जो आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर जो लीकेज करंट होता है आई टी टू इक्वल टू आई टी वन टू की पावर टी टू माइनस टी वन बाई 10। तो यहाँ से देख लीजिए 10 नैनो एम्पियर दिया है, 10 इंटू 10 नैनो एम्पियर में आंसर है तो 10 ही रखेंगे, इंटू 10 और टी टू की वैल्यू 60 है, माइनस टी वन की वैल्यू 30 बाई 10। तो ये आ गया 10 इंटू टू की पावर 30 बाई 10, तो ये आ गया 2 इंटू टू की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 80 नैनो एम्पियर, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा था कि द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ एन चैनल जंक्शन फेट इज -4 वोल्ट, द ड्रेन टू सोर्स saturation current IDSS equal to 2 milliampere. Its transconductance for the applied gate to source voltage VGS कितना होगा। देखिए जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है GM बराबर होता है डेल्टा ID बाई डेल्टा VGS, और हम जानते हैं कि जो ID होता है वो होता है IDSS 1 माइनस VGS, ये 1 है, बाई VP का होल स्क्वायर। तो आई डी एस एस की वैल्यू देखिए 2 मिली एम्पियर है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, 1 माइनस वी जी एस की वैल्यू देखिए -2 है, तो यहाँ पे -2 और पीक -4 है, ये -4 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 माइनस 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो ये 2 हो गया। तो ये कितना हो गया आई डी की वैल्यू 1/2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर आ गया, 10 की पावर -3। अब जीएम निकालना है तो हमने डेल्टा आईडी निकाल ली 1/2 इंटू 10 की पावर -3, और डेल्टा वीजीएस का मतलब 0 माइनस ऑफ -2, तो ये +2 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू 10 की पावर -3, 1/4, या हम लिख सकते हैं इसको 0.25 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना, मिली एम्पियर पर वोल्ट लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 39 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है। देखिए इसके इनपुट में ए है और ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार आएगा, और ये वाला पॉइंट देखिए बी है, तो ये भी पॉइंट बी है, तो वाई बार कितना आ गया ए बार बी आ गया। सिमिलरली ये देखिए ए है तो ये ए हो गया, और ये बी है और ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या आ गया बी आ गया, और ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट आउटपुट में क्या देगा ए बी बार देगा, तो ये और गेट है, तो आउटपुट में क्या आएगा ए बार बी और प्लस ए बी बार आया, तो ये क्या है ए एक्सॉर बी है, तो ये कौन सा गेट होगा एक्सॉर गेट होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए इस रीजन में एक्स और वाई कॉमन है, तो एक्स वाई हो गया, कौन सा नहीं है जेड है, नहीं है तो जेड बार हो गया, प्लस इस रीजन में देखिए तो एक्स और जेड कॉमन है, तो एक्स और जेड लिख लिया, वाई नहीं है तो ये क्या होगा वाई बार हो जाएगा। इस थर्ड रीजन में देखिए तो एक्स नहीं है, तो प्लस एक्स बार, एक्स नहीं है तो एक्स बार हो गया, वाई और जेड कॉमन है तो ये वाई और जेड हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखिए एक्स वाई जेड बार ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा कि इन द जेके फ्लिप फ्लॉप इफ जे इक्वल टू के, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में जे के बराबर हो जाए तो वो किस फ्लिप फ्लॉप के
इक्वलेंट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है क्यू बार जे प्लस के बार क्यू। तो जे इक्वल टू के है, तो क्यू बार इसको के लिख देंगे, एक के क्यू हो गया, तो ये क्यू एक्सॉर के हो गया। और जो टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्यू एक्सॉर टी होता है। तो इसका मतलब ये किसको इक्विवेलेंट है, टी फ्लिप फ्लॉप के, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए हाफ वेव कंट्रोल सिंगल फेज कन्वर्टर इज शोन बिलो द कंट्रोल एंगल अल्फा इज 30 डिग्री, देन विच इज द आउटपुट वेवफॉर्म। देखिए इसमें आउटपुट करंट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लोड इज हाईली इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव है, ठीक है। और ये हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। सपोज ये इनपुट का वेवफॉर्म है, इनपुट है, अल्फा की वैल्यू 30 दी है, अल्फा 30 है। तो जैसे ही अल्फा इक्वल टू 30 पे हमने T1 को फायर किया, तो उस समय ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज T1 D1 ऑन होंगे, और जब T1 D1 ऑन होंगे तो यहाँ पे V0 इक्वल टू VAC आएगा, तो आउटपुट फॉलो द शेप ऑफ द इनपुट वोल्टेज। बट जैसे ही यहाँ पे देखिए पाई पे वोल्टेज रिवर्स करना चाहेगा, अब देखिए T2 को हम फायर कहाँ पे करेंगे, पाई प्लस अल्फा पे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो पाई प्लस अल्फा पे हम T2 को फायर करेंगे। तो देखिए अब ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है, करंट कभी भी जीरो नहीं होगी, इसका कहने का मतलब है। तो इसका मतलब थायरिस्टर T1 को फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखिए आफ्टर पाई पोलैरिटी इनपुट वोल्टेज की रिवर्स हो गई, रिवर्स होने का मतलब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया, और थायरिस्टर को फोर्सफुली कंडक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है, तो ये आईडीसी जीरो नहीं हो सकता। उसलिए यहाँ पे जब ये प्लस होगा नेगेटिव में, तो ये D1 तो ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फा में, तो ये T1 D1 ऑन हो जाएगा। तो इसलिए ये अब ये जो लोड करंट होगी ये इसके थ्रू सर्कुलेट करना चालू करेगी, इसके थ्रू सर्कुलेट करना चालू करेगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये क्या हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसलिए पाई टू पाई प्लस अल्फा में ये जीरो मिला। अगेन क्या होगा, पाई प्लस अल्फा पे अगेन यहाँ पे पाई प्लस अल्फा पे क्या होगा कि T2 नेगेटिव साइकिल में है, यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो पाई प्लस अल्फा पे T2 और D2 ऑन होंगे, तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज अगेन ऐसा मिलेगा। फिर अगेन क्या होगा, ये T2 और D1 शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि T2 को फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरह का आएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सर्किट इन फिगर शोज ए फुल वेव रेक्टिफायर, द इनपुट वोल्टेज इज 230 वोल्ट आरएमएस। ये पीक वोल्टेज नहीं है, आरएमएस वोल्टेज है। तो वी आरएमएस क्या होता है, वीएम बाई पीक वोल्टेज बाई √2। तो पीक वोल्टेज कितना आ जाएगा, √2 इंटू आरएमएस वोल्टेज। तो देखिए कह रहा है कि द पीक रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस D1 एंड D2 कितना होगा, और यहाँ पे देखिए टर्न्स रेशियो दे रखा है, ये सेंटर टैप्ड है, तो यहाँ पे 50 वोल्ट आरएमएस आ रहा है, 50 का आरएमएस आ रहा है, तो पी कितना होगा, √2 इंटू 50 होगा, और यहाँ पे भी √2 इंटू 50 होगा। तो सपोज करिए कि ड्यूरिंग द जब D1 सपोज ऑफ है, तो ये सेंटर टैपिंग है और D1 ऑन है, ठीक है, और यहाँ से ऐसा आउटपुट है, और ये पॉइंट ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, √2 इंटू 50 है, और यहाँ पे भी √2 इंटू 50 है, और हमको ये PIV बतानी है, तो ये VD1 की PIV यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो KVL यहाँ पे लगाएंगे, तो VD1 माइनस √2 इंटू 50 माइनस √2 इंटू 50 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से VD1 बराबर क्या आ जाएगा, 2√2 इंटू 50, तो ये 50 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100√2। सिमिलरली डायोड D2 के लिए भी इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर आएगा 100√2, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किससे मैच होगी, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल डायोड दिया है, सिंपल एक डायोड दिया है, इसका रिफरेंस ऐसे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज V लगाया और करंट I लगाया, ठीक है। तो जब V इज ग्रेट, और मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी बनाते जाऊंगा, देखिए जब V इज ग्रेटर देन 0 तो डायोड ऑन होगा, तो टोटल की टोटल करंट ऐसे पास होगी। तो ये आपका है वोल्टेज और ये है करंट। तो जब V ग्रेटर देन 0 है तो डायोड ऑन होगा, जब डायोड ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगी, जीरो, जीरो, और करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो उस समय करंट आपकी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे करंट आपका ऐसे यहाँ पे मिला, ठीक है। और जब हमारा V लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब VD की वैल्यू क्या मिलेगी, ओपन होगा, मतलब डायोड ब्लॉक क्या कर रहा है, निगेटिव वोल्टेज को, तो ये क्या हो जाएगा, -V। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इधर आ जाएगी और करंट 0 होगा, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो इसलिए देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच हो रहा है, ए का। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ए का इसका हो गया 4, तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे। अब या तो ये होगा, अब देखिए बी का 3 है दोनों केस में, तो बी को करने की जरूरत नहीं है। और देखिए बी एक थायरिस्टर है, बी थायरिस्टर है, बी एक थायरिस्टर है, तो थायरिस्टर में बी का 3 है, मतलब ये वाला, तो ये करने की निकालने की जरूरत नहीं। अब सी निकालते हैं, सी एक आईजीबीटी है, ये ऐसा है आईजीबीटी। आईजीबीटी में ये कलेक्टर होता है, ये एमिटर होता है, और ये गेट होता है, और ये होता है VGE। तो सपोज कर लीजिए ये वोल्टेज आपका V है और ये करंट I है, ये VGE है। तो देखिए जब VGE, तो जो IGBT होती है वो गेट कंट्रोल होती है, तो अगर VG इज ग्रेटर देन 0 देन IGT विल बी ऑन। जब IGT ऑन हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलेगा, रेफरेंस पे 0 मिलेगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इसकी बनाए तो करंट हमारी मैक्सिमम होगी, आउटपुट 0 मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट मैक्सिमम मिलेगा और वोल्टेज आपका 0 मिला, वोल्टेज आपका यहाँ पे 0 मिला। अभी अगर हम VGE को लेस देन 0 करें, अभी यहाँ पे अगर VGE लेस देन 0 करें तो ये ओपन होगा, ओपन होगा, इसका मतलब करंट 0 हो गई, ओपन करे तो हमारी करंट 0 हो गई, ठीक है। तो ये जो V वोल्ट है वही तो यहाँ पे अपीयर होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन देखें, तो ये देखिए इसका सी का ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, तो देखिए सी का ऑप्शन ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब C1 है तो डी का 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन आपका 3 सही होगा, ठीक है। तो पूरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, दो में ही ऑप्शन मिल गया। और फिर ये देखिए तो इसमें IGBT है, तो बस इसमें एक डायोड रिवर्स पैरेलल में लगाया गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में करंट रिवर्स डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगी, चौथे वाले केस में तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नीचे भी आएगी, तो इसलिए डी का 2 होगा। देखिए यहाँ पे करंट नीचे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने टोटल इसमें एनालॉग के, डिजिटल के और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 45 क्वेश्चन डील किए, और उसके बाद से मैंने ये टेबल दी है, इस टेबल को जरूर तैयार करके जाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, और ये टेबल जरूर, खास करके ये वाला और ओपैम्प वाला टेबल, और ये तीनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तैयार करके जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू।